नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका चैनल मैथमेटिक्स पे। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 दिन के लिए आप लोग के लिए चैलेंज, 10 दिन के अंदर हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करें। तो क्या करेंगे, इफ इफ अवेलेबल होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे सपोर्ट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल पॉलिटेक्निक देना चाहते हैं, कृपया करके आप बिना पढ़े तो पॉलिटेक्निक फ़ायदा फिर होगा नहीं बिना। तो हमारे सेशन से साथ जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी क्या करें, ज़्यादा से, और आप देख सकते हैं हमारे कंटेंट में लगभग हम 100 प्लस सिर्फ इसी कंटेंट के ऊपर हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। और जैसा कि हम लोग बिहार के इसी झारखंड का बना चुके थे, अब बिहार पे हैं, उसके बाद हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के डेट जो पढ़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं का पीवाईपी के पर हम लोग काम करेंगे। तो चाहे हम लोग का बिहार, ठीक है, बिहार और यूपी के एग्जाम्स को कवर। तो हमारे चैनल पे आप एक बार नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी हमारे देखते हैं हमारे सेशंस में पिछली बार हम लोग क्या किए थे। आज का हम रहा था, इसमें से कि हम लोग लगभग 11 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप किए थे, और जिसमें से कि आप लोगों को क्या करवाया गया था कि आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। शायद आप लोग तक हमें लग रहा है कि आप वीडियोज़ को पूरा नहीं देखे। वो हर चीज़ में चीज़ का ध्यान रखना, एंटरटेनमेंट अपने जगह, लेकिन आपको पढ़ कर के एग्ज़ाम देना। अगर आप नहीं बिना पढ़े अगर एग्ज़ाम दोगे, क्या मिल जाता है, पर कंसेप्ट में क्या करोगे? आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग होमवर्क दे दिया गया था, उस होमवर्क को आपने कंप्लीट तो नहीं किया है, क्योंकि अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है? तो आप लोग ऐसा ना करें, बिल्कुल आप लोग को जब इस तरह का कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, पूरा एक सेशंस में करवा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि कमेंट करना है। जो भी आंसर होगा आपको कमेंट करें, कि आप लोग को देखो हर चीज़ को समझाया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल यहाँ से अपने जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसको क्या कर सकते हो, मिल। चलो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आगे बढ़ा जाए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोल रहा है कि कौन सा कथन हो रहा है, कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि वर्क और ऊष्मा आपस में संबंध होते हैं, या फिर घर्षण और कार्य दोनों ही ऊष्मा के समानुपाती होते हैं, या फिर घर्षण और घर्षण ही ऊष्मा का समानुपाती होता है। तो इसका जो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बी, कि कार्य और ऊष्मा में आपस में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। कार्य और ऊष्मा क्या क्या होता है, क्या स्टेटमेंट आपका क्या है? तो चीज़ों को आप शेयर करें, ठीक है। हम लोग आप देख सकते हो, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ तो पहले एक बार विज़िट करें आप। वहाँ पे देखोगे कि आपको सीरियली हम लोग कंटेंट को अवेलेबल। आगे बढ़ा जाए। ध्वनि तरंग का वेग अधिक होता है, ध्वनि तरंग का जो वेग होता है अधिक होता है कि द्रव में या गैस में या फिर निर्वात में। ध्वनि तरंग का जो वेग होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हम लोग का ठोस में, ठीक है। कोई भी लिक्विड चीज़, आयरन, ठीक है, इस आयरन रॉड में एक एंड पे यहाँ पर अगर किसी तार के द्वारा हिट करते हैं, उधर से आवाज़ सुनता है टन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। देखो, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे करवा रहे थे कि एक क्वेश्चंस जो दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। दूसरा आपको डेटा चेंज करके दिया जा रहा है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। हालाँकि आपका एग्ज़ाम जो होगा जून लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट, हम लोग को अभी मई पूरा करना है, ठीक है? इसीलिए आपको इतना सारा क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है प्लेटफ़ॉर्म पे, वैल्यू को तो आगे क्या बोल रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बराबर कितना दिया है, 400 हर्ट्ज़। तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्ब्डा, इसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल रहा है कि तरंग का वेग निकालो, यानी कि तरंग का वेलोसिटी कितना होगा। इसके लिए फ़ॉर्मूला हम लोग के पास फ़ॉर्मूला हो जाता है, ठीक है? इज़ इक्वल टू एन, ठीक है? एन होता है। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है? ये हम लोग निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है, 400 हर्ट्ज़, या लैम्ब्डा का वैल्यू कितना दिया है, यानी तो 32 मीटर पर सेकंड, हाँ, ठीक है।
तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो कि अगर हम आपको 800 हर्ट्ज़ दे देते हैं और 800 हर्ट्ज़ हम आपको फ्रीक्वेंसी दे दिए हैं। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, थोड़ा-सा दिमाग लगा कर के, ठीक है? मैंने आपको वेलोसिटी दे रहा है 64,000, ठीक है? 6400 मीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है, इसमें आपको वेवलेंथ निकालना है कि तरंग दैर्ध्य कितना, ठीक है? तो ये कमेंट करोगे, जो भी क्वेश्चन इस तरह का डेटा जो अलग करके हम लोग दे रहे हैं ना, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट करना है कि हाँ सर, आपने जो दिया था डेटा, क्या क्या क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि सेम इसी तरह का आएगा, लेकिन अगर डेटा चेंज करके और कुछ और फ़ॉर्मूला निकलेगा, तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये फ़ॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, इज़ इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ, ठीक है? इज़ इक्वल टू एन लैम्ब्डा, इसको एन से हम लोग दिखाते हैं, एन लैम्ब्डा है, एफ लैम्ब्डा भी आप याद से रख सकते हो। ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, उस से आप याद आगे बढ़ा जाए। अंतरिक्ष में रॉकेट गतिशील व्यक्ति में स्थितिज ऊर्जा है या फिर गतिज ऊर्जा है, या दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है, या फिर कोई ऊर्जा नहीं है। जो अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जो है, ठीक है? तो जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही है। ये भी हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज़रा देखा जाए कि हो रहा है कि 8 केजी का मनुष्य कोई 20 सीढ़ियाँ को 40 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की ऊँचाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। देखो, यहाँ पर डेली लाइफ का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि m इज़ इक्वल टू उसका व्यक्ति का मास कितना दे दिया है, 80 केजी का मास दे दिया, ठीक है? उसके बाद उसको टोटल देखो 20 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है और उसको 20 सीढ़ी चढ़ना है, तो उसका हाइट भी निकालना होगा, ठीक है? पहले हम लोग देख लेते हैं सीढ़ियों की संख्या कितनी है, सीढ़ियों की संख्या हम लोग कितना लेते हैं, n, सीढ़ियों की संख्या हमारा कितना है। इसके बाद हाइट ऑफ H1 अगर हम लोग निकालें तो कितना दिया हम लोग का 20 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में अगर कनेक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2, ये हम लोग का इतना आ जाएगा। इसके बाद टी आपका कितना सेकंड लग रहा है, टी जो लग रहा है वो 40 सेकंड का लग रहा है। अब टी जब 40 सेकंड लग रहा है तो यहाँ पर टी का जो कुल हाइट होगा, ठीक है? टी की कुल हाइट हम लोग निकाल लेते हैं। टी ऊँचाई, सीढ़ी की कुल कुल ऊँचाई बराबर हम लोग कितना निकालेंगे, n इंटू H1। n कितना है हम लोग का 20 और H1 का वैल्यू कितना है हम लोग का 0.2। तो जब अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट से हम लोग का नीचे आ जाएगा 10, ये कट गया, यानी कि हम लोग ये 4 मीटर। ये तो हम लोग का आ गया 4 मीटर। अब मनुष्य द्वारा जो काम किया गया है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे, यह शक्ति ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे W बराबर हम लोग का क्या होता है, mg। mgh अब निकाल देंगे तो m हम लोग का कितना है, 80, और g का वैल्यू तो हम लोग 9.8 लेते हैं जो आप लोग पढ़े थे, ठीक है? और h का वैल्यू हम लोग का कितना है, 4 मीटर। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो इसको से गुना करेंगे तो कितना आता है, 8 चौक 32 यानी 320.8, और जब इसको जब गुना किया जाता है तो आता है 316, ठीक है? ये हम लोग का इतना आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग का आ गया वर्क। अब शक्ति निकालना है, पावर, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो यहाँ पर कितना होगा, 3136 जूल, और बाई कितना होगा, टाइम कितना ले रहा है, 40 सेकेंड लिया जा रहा है, ठीक है? इसको जब इससे हम लोग काटते हैं, तो यहाँ से हम लोग जब काटेंगे तो आ जाता है हम लोग का 78.4, ठीक है? ये हम लोग, तो ये सारा न्यूमेरिकल्स का आपका डेटा सेम है। इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ही नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सबसे पहले हम लोग को जो डेटा था वो दिए, उसका टोटल हाइट निकाल लिए सीढ़ी का। तो इसके बाद हम लोग क्या निकाल लिए कि उसका कितना काम किया है, ठीक है? एमजीएच, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर है, चल रहा था, स्थितिज ऊर्जा काम कर रहा है। उसमें हम लोग का ये निकाल लिया गया, उसके बाद पावर निकाल लिए। आगे ये भी क्वेश्चन देखो उसी तरह से रिलेटेड है। पूरा कोई आदमी 20 केजी के पत्थर को 10 मीटर सीढ़ी के ऊपर से गिराता है, तो वह ज़मीन पर पहुँचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का है। हाँ, गतिज ऊर्जा बराबर सबसे पहले जो फ़ॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को मास तो दिया हुआ है,
निकालना है वेलोसिटी, निकालने के लिए चलो निकाला जाए। तो जब कोई वस्तु को अगर गिराया जाता है, ठीक है? अगर कोई वस्तु को अगर गिरा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग का देखो हाइट कितना दिया है 10 मीटर, तो h बराबर हम लोग इतना लिख लिए हाइट 10 मीटर, ठीक है? और स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो हम लोग को कोई उसके बारे में जानकारी है नहीं जिसको और के के बारे में हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग फाई निकालें, फाई निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है एमजीएच, एमजीएच निकालने के लिए मास कितना दिया है 20 और इसका वैल्यू होता है 9.8 और हाइट कितना है 10 मीटर। तो जब गुना किया जाएगा, कि इसको जब गुना हम लोग करते हैं, तो कितना आ जाता है आपका 20 गुना 98 और यहाँ पर जब गुना करेंगे, तो ये आता है 1960। अब ये जूल आया, तो एक चीज़ खुद जानो कि जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़े हो, ठीक है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार कि क्या होता है कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ना ही इसको हम लोग खत्म करते हैं, ना ही इसको तो जितना ये ऊर्जा हम लोग का है, उतनी ऊर्जा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हम लोग का दे देगा क्या पोटेंशियल सर थोड़ा-सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन्स था। उसको आप ध्यान से समझ के बना सकते हो। गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के पर सभी स्थानों पर बराबर होता है, नहीं ऐसा तो है नहीं क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इक्वेटर पे आपका कम और पोल पे हम लोग का क्या होता है ज़्यादा होता है। सभी स्थानों पे बराबर होता है। चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है या पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है? 17 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका आपका क्या हो जाएगा? उसके अक्षांश पे निर्भर करता है कि डिपेंड करता है कि वो इक्वेटर पे है या फिर आगे देखो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान और उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस में द्रव बदलने की आवश्यक ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, हम लोग क्या जान रहे हैं, इस तरह का हम लोग पढ़े हैं कि उस तरह का ऊष्मा को जो कहा जाता है, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट बोला जाता है। इसलिए आप सुने होंगे कि 0 डिग्री पर ही पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री से ही पानी हम है लिक्विड में होना शुरू हो जाता है। वो होता है हमारे लेटेंट हीट की वजह से। अगर टेम्परेचर स्टेट चेंज होता भी है, तो उसके ओके टेम्परेचर सेम रहते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का बी। आगे बढ़ा जाए। जब चमकती डिस्क जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है, उसे गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? वृत्ताकार छिद्र का व्यास बढ़ जाता है। वृत्ताकार छिद्र का व्यास कम हो जाता है या वृत्ताकार छिद्र का व्यास उतना ही रहता है या फिर छिद्र का आकार वृत्ताकार नहीं रहता है। देखो, उस ऑब्जेक्ट को अगर जब हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है? तो चूँकि ठोस को गर्म करते हैं तो उसका हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड चीज़ है, तो जब गर्म किया जाता है, तो उसमें हम लोग को एक्सपांशन्स देखने को मिलता है। इसीलिए देखना कि जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा-सा गैप छोड़ा जाता है इन दोनों के क्योंकि जब इसमें गर्मी के दिनों में जब हीट होगा तो ये जा कर के इसको क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो जो हमारा जो ट्रेन इधर से आ रहा होगा, वो आराम से जा सकता है। अब यही मान लो कि अगर पहले से ही अगर हम लोग सटा के रखें, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से इस तरह करके हल्का सा दे देगा। तो ट्रेन आएगा मारेगा सुई ऊपर करके, ठीक है? तो सब यात्री कुछ देर के लिए हवा में रह जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है कि उसका आकार वृत्ताकार नहीं रहता है या फिर वृत्ताकार छिद्र का आकार उतना ही रहता है। जो आंसर होगा, ठीक है? 19 नंबर का ए हो जाएगा। वृत्ताकार छिद्र का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये जो होगा आपका तो उसको समझो, ठीक है? आगे प्रसर्व ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक आपका अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति कितनी है? वो हम लोग क्या जानते हैं? देखो, हम लोग जान रहे हैं कि 3 तरह का होता है, एक अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और एक आपका क्या होता है ऑडिबल रेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है वर्ड देखो वर्ड से ही पता चल रहा है अल्ट्रा तो इसका जो होता है ये 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होता है। क्योंकि हम लोग का ह्यूमन ऑडिबल रेंज हम लोग का कितना होता है 20 किलोहर्ट्ज़ 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलोहर्ट्ज़ तक हम लोग का ये ऑडिबल रेंज है। इसी रेंज के अंदर सुन सकते हैं। इससे कम हम लोग का इंफ्रा आ जाएगा और इसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा अल्ट्रा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 केजी है। ठीक है, चलो m बराबर हम लोग का कितना ले दिया है 50 केजी। अब समझिए चीज़ों को क्वेश्चन को समझना है फिजिक्स का न्यूमेरिकल ऐसे नहीं बनेगा। फिर पृथ्वी से बाहर जाता है चलो, तो उसका भार अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में क्या होगा? तो देखो, जब भी हम एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर उसका द्रव्यमान की बात कर रहे हैं,
ठीक है? तो एक चीज़ जानना कि किसी भी वस्तु का जो होता है, क्या भार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसका मास वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि यहाँ उसका भार पूछ रहा है, ठीक है? तो भार बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, W बराबर mg लिख रहे हैं। अगर उस पूछता कि उसका द्रव्यमान कितना होगा तो 50 हम लोग मान ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर भार पूछ रहा है तो भार हम लोग का G बराबर वहाँ पर कितना ले लेते हैं 0, वहाँ पर तो कोई होता नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 न्यूटन का भार हो जाएगा। नंबर बी जो हो जाएगा सही है। भार बदलता है, मास नहीं बदलता है, इस चीज़ को आप याद रखना। चलो यहाँ पर भी दिया है 20 केजी की बंदूक से, ठीक है, 80 किलोग्राम की गोली 160 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक के पीछे की ओर झटके की वेग निकालें। हम लोग जानते हैं कि वो अति बंदूक में रिकॉइलिंग फोर्स होता है कि यानी जिस फोर्स से आगे लगता है उसी फोर्स से क्या होता है कि और वो आता है। तो यहाँ देखो कैपिटल एम, M1 M2 लेते हैं तो इसको ले लें, इसको कितना दिया है 20 केजी दे दिया है। स्मॉल एम 80 ग्राम का दिया है, तो अगर 1000 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 0 कट गया यानी कि 0.08 केजी ये हम लोग का स्मॉल एम का वैल्यू आ गया। अब जो गोली का जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है? गोली का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वी स्मॉल v का, वो दिया है 160 मीटर पर सेकंड तो बंदूक का। तो हम लोग जान रहे हैं वेग संरक्षण के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं mv प्लस mv इज इक्वल टू 0 है। ठीक है? ये आपका 0 हो जाएगा उधर। तो यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है हम लोग का अगर बड़ा V का वैल्यू अगर निकालते हैं तो माइनस का mv बटा m। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.08 और वेलोसिटी तो कितना दिया है 160 और इधर में कितना 20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जब सॉल्व करते हैं कॉइलिंग फोर्स है बोल रहा है, ये माइनस साइन इसलिए बता रहा है क्योंकि बंदूक हमारे पीछे की ओर आएगा। तो यहाँ से 0 हम लोग कट गया, इसको इससे काट दिए 8 बार में, कितना हो गया 8 8 64, ठीक है? यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है ये हम लोग का सही हो जाएगा, आसानी से हम लोग का बन सकता है। आगे बढ़ा जा रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त एक वस्तु r त्रिज्या वाले एक वृत्त के पथ पे चलती है, इस तरह से इसका r है और अपने प्रस्थान से बिंदु t के समय के बाद पहुंचती है, तो वस्तु में कितना विस्थापन, अच्छा दोनों पूछा है, विस्थापन कितना होगा और उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी। देखो तो होता क्या है कि अगर कोई वस्तु जहाँ से शुरू किया, अगर वहीं पर ही अगर वापस आ जाता है, तो विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ तो पहला विस्थापन क्या होगा और दूरी कितना तय करेगा, तो वृत्त का परिधि के अकॉर्डिंग तय करेगा। तो वृत्त का परिधि हम लोग कितना लेते हैं, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है, यानी विस्थापन उसका शून्य हो जाएगा और दूरी उसका 2 पाई आर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल हम लोग सॉल्व करवाएँ हैं। आप एक बार सेशंस को पूरा देखना है, ऐसा नहीं आप बिना प्रैक्टिस किए सेशंस को आप जाकर के एग्ज़ाम देना, आप सोच रहे हो कि चलो पॉलिटेक्निक है तो बिना पढ़े हम लोग एग्ज़ाम देंगे, तो ये गलत हो जाएगा आप लोग। फिर वहाँ पर क्वेश्चंस बनेगा नहीं और ऐसा नहीं है कि आप बिना पॉलिटेक्निक में एकदम अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। अगर सिंपल सी बात है कि आपको पहला चीज़ कि अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए और दूसरा कि आपको अपने अकॉर्डिंग कोई ब्रांच चाहिए, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब कोर ब्रांच में अगर कोई एडमिशन चाहिए, पटना 13 हो गया सब जो सबसे ज़्यादा हो गया। फिर आपका इधर से भागलपुर में या फिर आपका इधर क्या बोलता है भागलपुर, ये सब में जो कुछ-कुछ खास कॉलेज जो हैं, ठीक है? मसू क्या बोलता है उधर मधुबनी, इधर सब में जितना भी ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो यहाँ पर अच्छा-सा हम लोग को अगर नंबर नहीं लाएँगे तो यहाँ पर एडमिशन्स नहीं मिल सकते। चलो आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या बराबर है कि लोहे के आधा किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। उसे 1 किलोग्राम पानी में डाला जाता है जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा जिसके लिए लोहे का C हम लोग का दे दिया है और पानी के लिए भी C का वैल्यू हम लोग को दे दिया। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि उसका कितना वैल्यू होगा, ठीक है? तो देखो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग बनाएँगे कैसे? हम लोग क्या मान लिए कि यदि मिश्रण का ताप, ठीक है, सबसे पहले मिश्रण का ताप जो है यहाँ लिख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो, ठीक है? जो भी बनाया जा रहा है, तो समझना है और पूरा तो देखना ही है, मिश्रण का ताप है और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक दिन में बीच कर रहे हैं, हम लोग रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो। 30 डिग्री सेल्सियस मान लिए, अब लोहे की ताप में कमी कितना हो गया? लोहे की ताप में कमी,
लोहे की ताप में कमी हम लोग कितना ले लेते हैं? 100 और माइनस का T डिग्री सेल्सियस कमी ले लिया गया है। अब पानी के ताप में जो वृद्धि होगा, पानी के ताप वृद्धि, पानी के ताप में जो वृद्धि होगा, तो हम लोग कितना ले लेते हैं? T माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग इसका डेटा लिए हैं। अब क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या बोल दिया है कि जिस ताप पर है, जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, ये ताप हम लोग को लेने के लिए बोल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बोल रहा है कि अगर लोहे के टुकड़े को अगर पानी में हम लोग अगर डालते हैं, ठीक है? लोहे को टुकड़े पर पानी में डालते हैं, तो उस समय जो ऊष्मा होगा, उस समय जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, वो कितना होगा? हम लोग का 0.5, ठीक है? इंटू 437 इंटू 100 माइनस ई जूल, ये हम लोग ले लिए, ठीक है? पर दिया हुआ है सारा डेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेटा आपका मिसिंग होगा, यहाँ पर 437 हम लोग का लोहे का दे दिया है। उसके बाद आगे जब हम लोग करते हैं सॉल्व, तो अब ये तो हमारा हो गया कि लोहे के टुकड़े द्वारा पानी में की गई ऊष्मा। अब अगर पानी द्वारा लोहे के टुकड़े पर ली गई ऊष्मा का अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पर के पानी द्वारा लोहे के टुकड़े पे ली गई, ठीक है? इसका कितना होगा? तो 1 इंटू 4200 इंटू टी माइनस 30, कितना लिया गया है? पूरा आधा किलोग्राम है। देखो यहाँ पर लिखा 0.5 ही लेंगे ना। उसके बाद बोला है 1 किलोग्राम, तो देखो 1 किलोग्राम पानी ले लिए। इसको जब हम लोग अब सॉल्व करना है, अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो एक फ़ॉर्मूला है कि पहले का तापमान इज़ इक्वल टू इतना का तापमान। अब जब हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वल करने पर हम लोग को क्या आता है? ये अब पूरा-पूरा कैलकुलेशन हो गया। 0.5 इंटू 437 और आपका 100 माइनस टी इज़ इक्वल टू कितना होगा? 4200 और फिर टी माइनस 30। इसको जब पूरा इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है? पूरा इक्वेशन को जब सॉल्व हम लोग करते हैं, तो 33.2 डिग्री सेल्सियस आपका आता है। तो मिश्रण का जो ताप होगा वो 33.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है? और अब सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकाल दिए, यानी कि जो टेम्परेचर जो बोल रहा है, इसमें हम लोग पानी के ताप में लोहे में कितना वृद्धि हुआ वो निकाल दिए। फिर ऊष्मा निकाल दिए हम लोग, और फिर पानी के द्वारा हम लोग निकाल दिए, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिए हम लोग। आगे, ताप बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा? का जो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन का होगा क्या होगा? बी। ताप बढ़ने पर द्रव्यमानांक, द्रव्य का जो क्वथनांक होगा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता सबसे अधिक होती है? भाप इंजन, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन या फिर पेट्रोल और भाप दोनों इंजन का? तो क्या होता है इसमें कि डीजल इंजन की क्षमता जो होगी ना वो सबसे अधिक होती है, ठीक है? तो डीजल इंजन की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन 15 से 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन का आप लोगों को सेट करवाया गया है, ध्यान रखिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकसांतर और उत्तल लेंस से कितनी दूरी की किसी वस्तु पर रखा जाए तो उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सकेगा। देखो यहाँ पर एफ बराबर कितना दिया है, सब चीज जो दिया हुआ है उसको लिख देना। एफ बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? और उसके बाद एम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन वाला फॉर्मूला, एम बराबर वी माइनस यू। तो आवर्धन कितना गुना है? 3 गुना दिया है, तो वी माइनस यू। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो वी बराबर हम लोग का कितना निकल जाता है? 3। अब हम लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग को कितना आवर्धित क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही लेंस फार्मूला है। यहाँ पर कितना दिया है? 1/15 और फिर 1/v और माइनस का 3u, 3u इसका हो जाएगा और बाई यू। तो 1 बाई कितना? 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम लेंगे तो 3u ही आएगा। 3u आएगा एलसीएम लेने पर, जिसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा 1/15
इधर में आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 यू। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, इसको काट देंगे हम लोग 5 बार में, तो यू बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यू इस साइन को बता रहा है कि जो हम लोग रखेंगे, ठीक है? लेंस के बीच में जो हम लोग रखेंगे, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर साइड ही रखेंगे, ठीक है? तो नंबर ए जो हो जाएगा सही है 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ा जाए 28 नंबर बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट यानी कि पावर दे दिया है, P इज इक्वल टू 100 वाट दे दिया गया है और V यानी कि वोल्टेज कितना दे दिया है 200 वोल्ट दे दिया है। बोल रहा है कि बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो एक फार्मूला हम लोग आपको बताए थे, एक फार्मूला होता है V इंटू आई, एक फार्मूला आपको बताया गया था आई स्क्वायर आर, ठीक है। एक फार्मूला आपको P इज इक्वल टू बताया गया था V स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से R बराबर अगर निकाल दे तो V स्क्वायर बाई कितना P, ये का स्क्वायर कितना है 200 टू 200 और पावर आपको कितना दिया है 100। 0 0 खत्म, यानी कि 400 ओम जो होगा आपका सही आंसर होगा। तुरंत तुरंत आपका बन जाएगा। तो ये सब जो भी फार्मूला आपको बताया जाए उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। आगे एक बल्ब 2 मिनट में 3 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करती है तो कितना कूलम आवेश होगा। देखो एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर हम लोग फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर हम लोग का होता है फार्मूला, आई बराबर हम लोग का फॉर्मूला आता है क्यू बाई टी। अब यहाँ से क्यू हम लोग को क्या निकालना है कूलम, तो क्यू बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है आई टी। तो आई कितना दिया हुआ हम लोग का 3 एम्पेयर और 2 मिनट तक का दिया है ना, 2 मिनट तक का दिया है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 60, कितना होगा 3 दूनी 6 6 6 36 यानी तो 60 कूलम जो होगा आंसर, फटाफट बन सकता है। आगे बढ़ा जाए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो सतरित, चाहिए 30 नंबर, 30 का अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो सतृत त्रिभुज की द्विभुजों की आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी इतना और इतना दिया है। बोल रहा है इसके तरंग दैर्ध्य द्वारा हवा में ध्वनियों की तरंग दैर्ध्य की तुलना करिए कि कितना हो। तो देखो N1 हम लोग का फ्रीक्वेंसी N1 हम लोग का कितना दिया है 256 हर्ट्ज दिया है। N2 अगर निकालते हैं तो 384 हर्ट्ज दिया है। हम लोग को क्या निकालना है λ1/λ2 का रेशियो निकालना। तो जब ऐसा हम लोग निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है एन लेमडा होता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग λ1/λ2 निकालते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है हम लोग का, अगर पुट हम लोग करते हैं जो फ्रीक्वेंसी जो होगा हम लोग का 256 λ1 इज इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे 384 λ2। जब λ1/λ2 जब निकालते हैं तो 384/256, तो जब हम लोग काटते हैं, ठीक है, इसको जब अगर काटा जाएगा तो ये हम लोग का आ जाता है 3/2, ये 3:2 कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि आज का जो 2004 का जो सेशन था उस सेशंस को हम लोग क्या किए पूरा करें। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और जो चैलेंज है आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी पूरा करें, 10 दिन से पहले ही पूरा कर देना। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।